हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और लेखपाल भर्ती 2022 के स्टॉप 1000 एमसीक्यूज टारगेट सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डे बाय डे आपकी टारगेट सीरीज में मैं विभिन्न प्रकार के मिसलेनियस या टॉपिक वाइज एमसीक्यू पर डिस्कस करता हूं। तो आज उसी की कड़ी में हम लोग मिसलेनियस एमसीक्यू पढ़ेंगे और एक एक जो आपका प्रश्न है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और प्रीवियस जो भी आपके बहुत सारे एग्जाम हुए उनमें पूछा गया है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को समझेंगे और वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आपको बहुत सारे प्रश्न और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन और उनके बारे में जानने को मौका मिलेगा। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंक आप जानते हैं, व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल बैंक। और भारत में आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारी बैंकें हैं, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ। जब बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ और बैंकिंग बढ़ी तो उसको ग्रामीण स्तर तक यानी क्षेत्रीय स्तर तक फैलाने के लिए फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था, आप याद रखिएगा, 1969 में। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। 1969 में 14 बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था और वहाँ से फिर भारत में बैंकिंग सेवा में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन इज द राइट। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका दूसरा है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन जिसको बोलेंगे, और येलो रेवोल्यूशन आप सीधे सीधे लगा सकते हैं तिलहन। जो आपके सरसों का तेल हुआ, अलसी और भी कई सारे तेल होते हैं तो उनके जो आप फूल देखेंगे ज़्यादातर वो पीले होते हैं, इसलिए तिलहन जो पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखें, गेहूं उत्पादन ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से है, चना उत्पादन और हल्दी उत्पादन ये किसी विशेष रेवोल्यूशन से नहीं, और ये आपकी होने वाली जो रबी की फसलें हैं उनसे संबंधित है। हल्दी आप जानते हैं एक प्रकार का तना होता है, और ये जो हमारी बहुत सारी जो हम लोग बायोलॉजी और प्लांट वाली उसमें एग्जाम में पढ़ते, क्वेश्चन में पढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चन आता है कि हल्दी क्या है, तो आप याद रखिएगा हल्दी तना है और इसका उत्पादन भी हमारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखें और इंडिया में भी काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। तिलहन उत्पादन से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। क्वेश्चन आपका थर्ड, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया? तो आप देखिए, समता, राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन आपका जो भी होगा, चार ऑप्शन देख सकते हैं, और क्या होगा? 14 से 18। यानी हमारा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है, वो बहुत मोस्ट है, लेकिन राइट टू इक्वलिटी भी आपका उतना ही मोस्ट है, क्योंकि ये आप सबके बीच जो सामाजिक रूप से एक धर्म, जाति, संप्रदाय का विभेद न करके सभी लोग को समान रूप से मानने का अधिकार देती है, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। फंडामेंटल राइट्स आपके बिल ऑफ राइट अमेरिका से लिए गए हैं, आपके भाग संविधान 3 में है। साथ ही साथ इनको अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग पढ़ते हैं। चार मोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, और वैसे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं वर्तमान में। पहले आपके 1978 तक 7 हुआ करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1919 से 22 आपका राइट टू फ्रीडम है, 23-24 से आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये प्रश्न आपका बहुत पूछा गया है। एशिया यानी जो आपके कंटिनेंट है उनमें से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिसको जनसंख्या बोलते हैं एशिया में है। उसके बाद आपके भारत है, इसका प्रश्न बनता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा पशु मेला आप एशिया में देखेंगे तो आपका लगता है सोनपुर बिहार में। याद रखिएगा, सबसे बड़ा पशु मेला आपका सोनपुर बिहार में लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो पशुओं वाला और मेला सबसे बड़ा लगता है वो दादरी में लगता है। पुष्कर आपका राजस्थान में, यहाँ पर भी मेला लगता है। ऊँटों का सबसे बड़ा मेला देहरादून आप जानते हैं उत्तराखंड में। और साथ ही साथ एशिया अपने आप में एक बहुत बड़ी महाद्वीप के रूप में है। उस महाद्वीप में हमारा इंडिया, चाइना, जापान जैसे महत्वपूर्ण कंट्री बसी हुई है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सोनपुर बिहार एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। क्वेश्चन आपका 5, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य यानी हम लोग किसी भी संस्था या कोई भी एकेडमी होता है उसका अपने एक नाम होता है। जैसे हमारा लिटरेचर लवर्स है तो उसका द नेम ऑफ ट्रस्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारी
इंटरनेशनल स्तर पर बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, उनके एक आदर्श वाक्य होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, किस पर वो काम करती हैं। तो इसमें बताना लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में आप लोगों ने बहुत सारे साइंस की चीज़ें पढ़ी होंगी, उनके नाम कुछ अलग होते हैं, इंग्लिश में कुछ अलग होता है। तो लैटिन में हमको बताना है आदर्श वाक्य क्या है। याद रखिएगा लैटिन में जो ऑप्शन ए होगा सिटियस, अल्टस और फोर्टिस। और यदि इसी की प्रश्न आपसे पूछ लेता कि इंग्लिश में क्या है, तो आप याद रखिएगा फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। फास्टर यानी तेज, हायर माने ऊंचा और स्ट्रोंगर यानी स्ट्रॉन्ग माने होता मजबूत, बलवान। तो तेज, ऊंचा और बलवान इसका है इंग्लिश में है। सिटियस, अल्टस और फोर्टियस आपके लैटिन भाषा में इस ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। ओलंपिक खेलों की शुरुआत वैसे तो 1896 में मानी जाती है। दुनिया के सबसे बड़े खेलों में से एक होता है। 32वां ओलंपिक अभी आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, जो कि अब अगस्त से सितंबर में हुआ था। भारत जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था और साथ ही साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश इसमें भाग लेते हैं। खेल का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन आपका 6 उसी से रिलेटेड है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? ये प्रश्न आपका आने वाला है और आप आज से लेके 3 साल 4 साल तक, जब तक आपका नेक्स्ट ओलंपिक नहीं हो जाएगा तब तक इसका प्रश्न आता रहेगा। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे ऑप्शन ए, अमेरिका द्वारा 100 से भी ज़्यादा पदक हासिल किए गए। अब ये तो बात होगी पहले स्थान की। यदि भारत की बात की जाए तो भारत का ये आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, 48th रैंक, जिसमें कुल मिला के 7 पदक भारत ने जीते। उसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और साथ में अब बाकी बचा हुआ आप देख सकते हैं 4 आपके ब्रॉन्ज आए उसमें। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। कोप 26 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको बोला जाता है, ये कोप 21 आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, पेरिस क्लाइमेट समझौता, उसी का है कोप 26। और ये आपका 26 जो होना आयोजन कहाँ पर, ग्लासगो आपका हो चुका है। और 27 की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर होना है, इजिप्ट में। याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। और ग्लासगो में हो चुका है, इजिप्ट में 27 आपका होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए आपातकाल यानी इमरजेंसी की व्यवस्था भारत के संविधान में है और राष्ट्रपति के पास ये आपातकालीन अधिकार है। इन अधिकारों में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक अपना राष्ट्रीय आपात, दूसरा अपना राष्ट्रपति शासन और तीसरा अपना होता है वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था राष्ट्रपति के पास और ये भारत के संविधान में जो ली गई हैं वो जर्मनी के संविधान से, जनवरी का 22वां संविधान है वहाँ से इसको लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन से राज्य है? तटरेखा यानी ऐसा राज्य जिसकी समुद्र के किनारे की सीमा बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं तटरेखा। और यहाँ पर आपके 4 राज्य दिए गए हैं, उसका राइट आंसर आपको बताना है किसकी सबसे बड़ी तटरेखा है। तो आप आंसर सीधे मार देंगे गुजरात। यहाँ पर गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म वाले क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दिया करिए, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्कर्वी विटामिन B1, पेलाग्रा विटामिन B5, नपुंसकता विटामिन E, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए। आप याद रखिएगा ये वाला स्कर्वी विटामिन B1 से नहीं, स्कर्वी विटामिन C से होती है। इसको साइंटिफिक नाम इसका नाम है विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। और ये जो B1 है इसको बोलते हैं थायमिन, इससे होता है बेरी बेरी, इसलिए ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में आपका जो जल है, वाटर है, उसको कैसे कंजर्वेट किया जाए, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस रखा गया विश्व जल दिवस। तो इसका आंसर क्या है, 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और अब ये जो अवेयरनेस है वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा जुड़ी हुई, इसलिए प्रश्न इसके ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आप याद रखिएगा सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार 1901 से देने शुरू हुए, जो कि 1968 तक
5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1969 के बाद छठवां क्षेत्र इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, आपका लिटरेचर, पीस एंड साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य यानी लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाय को मिला है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने जो कोलोनियल व्यवस्था यानी उपनिवेशवाद और साथ ही साथ ये सीमावर्ती व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, जिससे उपनिवेशवाद से लोग शरणार्थी बनते हैं और भी बहुत सारी आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं डिसमिस होती हैं, उसी पर इनका बहुत सारे वर्क लिखे और उसी को लिए उनको 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मारिया रेसा और बॉब डिलन, मारिया रेसा को दिया गया प्रेस की फ्रीडम के लिए और वो भी आपका पीस के क्षेत्र में। बॉब डिलन इनको लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, बट इस वर्ष नहीं, 2019 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस चित्र देख सकते हैं आप, अब्दुल रज्जाक गुरनाय है ये। यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? पेरिस COP21, याद रखिएगा पेरिस जलवायु समझौता 2021 में हुआ था, जिसको COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। पेरिस आप जानते हैं कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सुंदरता का शहर कहा जाता है। वहीं पर आपका पेरिस क्लाइमेट अलायंस हुआ और उसको दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने माना और कुछ देशों ने इसकी संधि से बाहर भी किया, जिसमें अमेरिका था। फिलहाल तो उसने फिर से ज्वाइन किया है। पेरिस जलवायु समझौता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार आपके आया हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे बनाएगा? देखिए फाइनेंस कमीशन जो होता है वो आपके संविधान के आर्टिकल 280 यानी 280 के अधीन होता है। जो वित्त आयोग होता है वो 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और वही 5 वर्ष के लिए फिर केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय सेवाओं का बंटवारा उसका काम करता है। वर्तमान में नीरज कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा आप, नीरज कुमार सिंह, NK सिंह, अमिताभ कांत और शक्तिकांत दास आपके RBI के गवर्नर है 25 में। अमिताभ कांत ये आपके क्या हैं? नीति आयोग के CEO। के कस्तूरी रंगन जो आपके नई शिक्षा नीति NEP जो बनी थी उसके क्या थे? हेड थे, यानी उसकी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, NK सिंह। यदि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो NK सिंह थी, है ना। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? अष्टाध्यायी पाणिनि, पंचतत्व विष्णु शर्मा, हर्षचरित बाणभट्ट, हितोपदेश मयूर शर्मा। तो देखिए आप यहाँ पर याद रखिए, अष्टाध्यायी पाणिनि सही है, पंचतत्व विष्णु शर्मा सही है, हर्षचरित बाणभट्ट सही है और हितोपदेश की थी नारायण पंडित ना कि मयूर शर्मा, इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत है, मिलान इसका सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनवाया था? याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, सबसे पहले तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर? ये उड़ीसा में है, कोणार्क स्थान पर है, सूर्य की उपासना के नाम पर बनाया गया है। मारतंड सूर्य मंदिर, भारत में कई स्थानों पर सूर्य मंदिर है। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर आपके गुजरात में है। मारतंड सूर्य मंदिर आपके कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में है। यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन ए, पूर्वी गंग वंश के शासक थे जिनके द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। ये प्रश्न बहुत पूछा गया, याद रखिएगा कोणार्क। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इससे जनगणना का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार कब हुई, नियमित कब हुई, अंतिम कब हुई थी, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कब है, ये 3 प्रश्न इससे बहुत पूछे जाते हैं। तो पहली जनगणना जो हुई थी आप याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। फिर रेगुलर जो जनगणना शुरू हुई वो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से। फिर इसके बाद आपका आंसर बी 1872 सही होगा, बट इसको याद रखिएगा आप, ये जो आपका 1881 है सबसे पहले तो नहीं, लेकिन रेगुलर जनसंख्या का करने की 10 वर्ष की जो अवधि शुरू की गई 1881 के बाद। नेक्स्ट उसी से संबंधित एक प्रश्न फिर से है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जननांकी विभाजन वर्ष किसको कहा जाता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर जिसको बोलते हैं 1921। इस समय जनसंख्या का जो आपकी वृद्धि की जगह इसमें क्या हुआ था? कमी आ गई थी, इसलिए ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और डी में आप लिखा है ग्रेट है, ये लघु विभाजन वर्ष 1951। ऑप्शन डी
कभी भी आ जाए लघु तो 1951, ग्रेट आ जाए तो 1921। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार कौन से हैं? यानी जो हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समस्याकारी जो जलीय खरपतवार है, खरपतवार है ना, खर माने दुष्ट होता है, दूसरा टाइप का, यानी आपका जो पेड़ पौधे जो हम लोग फसलें बोते हैं, रबी खरीफ जात जो भी हों, उनमें आपके बहुत सारे इंसेक्टिसाइड लग जाते हैं जो आपकी फसलों को नुकसान देते हैं, उनको खरपतवार बोलते हैं। ये जलीय खरपतवार है। और ये जलीय का जल खरपतवार जलकुंभी माना गया है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी समस्याकारी सबसे ज़्यादा है जलकुंभी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से जारी किया जा रहा है। इसको यूएनएसएसडी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो करती है संस्था, उसके द्वारा यूएनडीपी जो इसको जारी करती है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसकी लिस्ट जारी की जाती है। दुनिया भर के देश जो मानव विकास की सूची में प्रत्येक वर्ष किस पायदान पर है उसकी लिस्ट जारी होती है। इसमें भारत की वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो 131, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? तो आप याद रखिएगा, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 हमेशा याद रखिएगा। आर्टिकल 148 के तहत कैग की नियुक्ति की गई है। और इसके जो नियुक्ति का प्रावधान है, आप सीधे आर्टिकल जब आपका दिया गया है तो आप कहाँ पर? संविधान में दिया गया, इसलिए संविधान में नियुक्ति का इसका प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो ये है आपकी ओवरऑल जीएस के मिसलेनियस प्रश्न की सीरीज। आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक बेहतर टच दे सकते हैं। लाइव क्लासेस इस समय स्टार्ट है, न्यू बैच भी स्टार्ट है हमारा। दिए हुए नंबर 9125090515 पर कॉल या मैसेज के माध्यम से आप कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई है वो एक सुनहरा मौका है आप सबके लिए। जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। और हाँ, आप लोगों की एक और बढ़िया इन्फॉर्मेशन कि भारत सरकार की जो एक नई पहल अग्निपथ आई है, जो स्कीम है अग्निपथ एक, जिसमें भारत के 46,000 अग्निवीरों का सिलेक्शन किया जाना है, ये बहुत ज़्यादा विवाद में है, चर्चा में है। देश भर में इससे दंगे फसाद हो रहे हैं और बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आप ज़रूर इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई, जाकर के देख सकते हैं क्या अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीरों को कैसे नियुक्त किया जाएगा, और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।